हाय एवरीवन। सो अभी इस पार्ट में हम करेंगे अबाउट सोशल डिफरेंसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कि वहां पर भी जेंडर इनइक्वालिटी सोशल डिफरेंसेस नाम की चीजें होती थी या फिर नहीं होती थी। इसको देखने के लिए हम उनके फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो वो सामान यूज करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सो अभी हम पहले देखते हैं उनके ब्यूरल्स के बारे में, मतलब वो कैसे दफनाते थे वहां पर पिट्स में, मतलब जो होलो स्पेस होता है कबर, उनमें कैसे वो दफनाते थे। इनको अब हम स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे ये एक इमेज में दिखाया गया है एक ब्यूरियल। मानिए कि जैसे एक पिट होता है होलो स्पेस, तो वही इस इमेज में दिखाया गया है। हमारे जो इजिप्ट के पिरामिड होते थे ना, वहां पर जो ब्यूरियल्स होते थे वहां पर वेल्दी चीजें दफनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्यूरियल्स मिले हैं, यहाँ पर इतने वेल्दी चीजें नहीं मिली है। यहाँ पर सिर्फ जो नॉर्मल घर के सामान होते हैं वही मिले हैं। जैसे कोई पोट्री हो गई या फिर कोई और उनकी जो डेली यूजेस के जो सामान होते हैं वही वो दफनाते थे। ये ब्यूरियल्स में जो इनके ये पोट्री वगैरह देखकर हमें ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव रखते थे। वो मानते थे कि लाइफ के बाद भी जब डेड हो जाता है इंसान, तो उसके बाद भी लाइफ होती है। तो इसीलिए वो नॉर्मल जो डेली यूजेस के सामान होते हैं वो भी दफनाते थे। इस इमेज में देखिए, जैसे ये दफनाए गए हैं ये पोट्री और जो भी उनके जो सामान बर्तन वगैरह होते थे वो, ये जो सामान मिले हैं ब्यूरल्स में, ये मैन और वुमेन दोनों के ब्यूरल्स में मिले हैं। तो ये नहीं दिखाता कि ये जेंडर इनइक्वालिटी थी। वहां पर इक्वालिटी होती थी। तो 1980s की एक एक्सक्यूवेशन में, खुदाई में, एक मेल स्कल मिला। एक आदमी की खोपड़ी मिली जिसके पास जेस्पर स्टोन मिला। जेस्पर एक स्टोन होता था जो बहुत प्रीशियस स्टोन माना गया था। और उसके पास माइक्रो बीड्स मिले। उसके पास छोटे छोटे बीड्स भी मिले और बीड्स भी मिले और बड़े बीड्स भी मिले। जो ब्यूरियल्स होते थे उनमें एक कॉपर मिरर भी मिला। ये कॉपर मिरर यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें मिरर है वो तो शायद टाइम बीतते टाइम के साथ वो खराब हो चुका होगा, लेकिन जो वहाँ की जो उसका कॉपर बेस था वो अभी तक वैसे का वैसा है। सो ब्यूरल्स के बाद हम नेक्स्ट अब हम देखते हैं उनके लग्जरीज के बारे में, मतलब वो कैसे कैसे सामान यूज करते होंगे। क्या उनके सामान में से हमें पता लग सकता है कि क्या उनमें सोशल डिफरेंसेस थे या फिर नहीं थे। सो देखते हैं। यहाँ पर एक हमें फेंस पोर्ट दिखाया गया है, एक पोर्ट दिखाया गया है। इसको शायद वो स्टोरेज के लिए कुछ प्रीशियस सामान के लिए यूज करते होंगे। इसमें गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह डालते होंगे वो, ताकि वो सेफ रह सके। आर्कियोलॉजिस्ट ने सोशल डिफरेंसेस के लिए जो आर्टिफैक्ट्स थे उनको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया था, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन को वो किन सामानों को बोलते थे? यूटिलिटेरियन जैसे जो डेली यूजेज के जो सामान होते थे, जो वो कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल जो यूज़ करते थे मटेरियल, उनको वो यूटिलिटेरियन में डिवाइड कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। जैसे कि क्वांस किनको बोलते हैं? जैसे कि चक्की होती हैं जो, पोट्री, नीडल्स जैसे सुई, फ्लैश रबर्स जो बॉडी स्क्रबर्स होते हैं उनको फ्लैश रबर्स बोलते हैं। और जो लग्जरी सामान थे वो कम ही मिलते थे। तो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ये फेंस पोर्ट के बारे में। ये फेंस क्या होता था? एक मटेरियल होता था जो ग्राउंड सैंड और सिलिका से मिक्स करके, उसमें कलर मिक्स करके, देन उसमें गम भी मिक्स कर दी जाती थी और फिर इसको फायर किया जाता था। ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होती थी बनाने के लिए, इसलिए कॉस्टली भी माना गया है कि ये कॉस्टली होता था और कुछ कम ही जगह पे मिला है। तो माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये माना है कि जो कॉस्टली सामान था, जो प्रीशियस सामान था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कम ही मिला है। जो ये प्रीशियस सामान मिलता था, जैसे कि हमने फेंस पॉट के बारे में डिस्कस किया है, और परफ्यूम बॉटल्स जो मिली हैं वो जो मोहनजोदारो और हड़प्पा में ही मिलते थे। तो ये माना गया है कि जो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा ये ज़्यादा प्रीशियस सामानों से रहित थी और सेटलमेंट्स थी, और जो और सेटलमेंट्स थी वो थोड़ी कम स्मॉल सेटलमेंट्स मानी गई है, जैसे कि कालीबंगन। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा ये सेटलमेंट्स थोड़े हाई लेवल की थी।
हड़प्पन साइट्स में एक पोर्ट्स टाइप का एक वो मिला है आर्टिफैक्ट जिसको होर्ड्स बोलते हैं। उसमें माना गया है कि जो लेडीज़ होती थी वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी स्टोर करती होंगी या फिर कुछ प्रीसियस मेटल को वो स्टोर करती होंगी ताकि वो उनके फ्यूचर में काम आ सके। सो अभी हम उनके सोशल डिफरेंसेस के बारे में तो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं उनके क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन में हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मेन सेटलमेंट साइट मानी गई है वो है चानुद्रो। चानुद्रो जो है साइट, वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन में वो हाई थी और बाकी साइट्स के कंपैरिजन में वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, इसलिए चानुद्रो में क्राफ्ट प्रोडक्शन, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, शेल कटिंग, वेट मेकिंग, इनके आर्टिफैक्ट्स, इनके एविडेंसेस ज़्यादा मिले हैं। सो हम अब डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या मटेरियल यूज़ करते होंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं उनके जो सोर्सेज, वो मटेरियल जो वो यूज़ करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कार्नेलियन, ये एक रेड कलर का एक ब्यूटीफुल स्टोन होता था। एक जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, ये मेटल और भी हैं जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये मेटल्स और जो ये मटेरियल जो ये स्टोन्स हैं ये वो यूज़ करते थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में, सील मेकिंग में, मेटल मेकिंग में, शेल कटिंग में, वो टूल्स भी बनाते थे इनके साथ ताकि उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो सके। वो बीड्स बनाते थे डिफरेंट शेप्स में, जैसे डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, कि इस इमेज में दिखाई गई हैं डिफरेंट शेप्स। जैसे ये है बैरल शेप, ये है स्पेरिकल शेप, और इस चैन में ये जो भी है उनका होता होगा क्राफ्ट, इसमें डिफरेंट शेप्स उन्होंने मिक्स कर रखी है और ये उनका वो होता कुछ टूल होता होगा, इसकी हेल्प से वो इनको शेप देते होंगे। सो अब वो जो भी मटेरियल यूज़ करते थे उसके साथ साथ वो डिफरेंट वैसी ही टेक्निक्स यूज़ करते थे। जैसे स्टीटाइट था, वो एक सॉफ्ट स्टोन होता था तो उससे इजीली बन जाते थे वो जो भी उसको शेप देना चाहते थे उसकी मटेरियल के साथ। जैसे वो पोट बनाना चाहते थे कोई, तो उसको पहले उसको मोल्ड करके उसका आटा टाइप कुछ बना के देन उसको इजीली शेप दे देते थे, ताकि क्योंकि सॉफ्ट स्टोन था तो उससे इजीली पाउडर बन जाता था और उससे इजीली शेप बन जाती थी। वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते थे जैसा वो स्टोन यूज़ करते थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता लगा है जो कार्नेलियन का जो रेड कलर वो देते थे वो एक येलोइश कलर में जो उसमें येलोइश कलर होता था उसको फायर करके देन उसमें रेड कलर्स देते थे। नोड्यूल्स को वो पहले रफ शेप में बनाकर फिर उसको फाइनल फॉर्म देके देन उस पर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग वो सब कुछ करते थे। मतलब उनमें इतनी टेक्निक्स का, इतना मेंटलिटी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास इतनी टेक्निक्स डेवलप थी जो आज के हम प्रोसेस यूज़ करते हैं वो उस टाइम पर भी थी। मतलब उन्होंने कितनी डेवलपमेंट दिखाई है हमको कि कैसे वो ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग सारी प्रोसेस यूज़ करते थे। हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स के जो ड्रिल मशीन होती है ना यूज़ करते हैं, वही ड्रिल मशीन जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैं उनके भी एविडेंसेस मिले हैं, जो मिले हैं चानुद्रो, लोथल और कुछ टाइम पहले ही धोलावीरा में भी मिले हैं। तो अगर हम नागेश्वर और बालाकोट, अगर हम इन दो साइट्स को मैप पर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कोस्टल एरियाज के पास। जैसे देखिए यहाँ पर नागेश्वर और बालाकोट, ये हमें मैप में दिख रहा है। नागेश्वर एंड बालाकोट ये कोस्टल एरियाज के पास थे, तो ये बेनिफिशियल थे शैल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे बैंगल्स होती हैं लेडीज की, ऐसी ऑब्जेक्ट्स बनाने में ये बेनिफिशियल थे। These were specialized centers for making shell objects, including bangles, ladles and inlay. जो चानुद्रो और लोथल में जो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, इसको फिर जो अर्बन सेंटर्स होते थे, लार्ज अर्बन सेंटर्स, हम लार्ज अर्बन सेंटर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में किन को बोलते हैं? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। प्रोडक्शन के बाद, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बाद
ये फिर बाद में इसको मोहनजोदारो और हड़प्पा में पहुंचा देते थे, ताकि इनका ट्रेड फिर नेक्स्ट लेवल, बड़े लेवल पर अदर कंट्रीज में भी हो सके। सो हमने ये देख लिया है कि कैसे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, कैसे कैसे वो ऑब्जेक्ट्स, कैसे कैसे वो रिसोर्सेज मटेरियल यूज़ करते थे। सो अभी हम जानेंगे कि क्यों आर्कियोलॉजिकल, अभी हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो किस चीज़ से उनके रिसोर्सेज, वो किस चीज़ से उनके क्राफ्ट प्रोडक्शन को पहचानते थे। सो फर्स्ट वन इज़ देयर रॉ मटेरियल, कि वो कैसा रॉ मटेरियल यूज़ करते होंगे, उनके होल शेल्स, उनके वो कैसे कॉपर और टूल्स यूज़ करते थे, उनसे हम पहचान सकते हैं कि उनका कैसा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा, या फिर वो कैसे लेवल का उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। जैसे कि देखिए, अभी हमने किसी मटेरियल से, किसी वेस्ट मटेरियल से, किसी नोड्यूल्स यू कैन से, अभी हमने डिस्कस भी किया था नोड्यूल्स को, कि कोई बड़ी ऑब्जेक्ट से फिर उसको कट करके ऐसे जैसे कट कर दिया ये, फिर उसको दूसरी शेप देकर एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर उसकी फिर ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, उसकी सब कुछ करके, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता था उससे भी हम पहचान सकते हैं, जो उसका बच जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन बनाकर, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता था उससे हम पहचान सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर एक हमें एक टेराकोटा फिगर दे रखा है, इसमें से हम देख सकते हैं कि कैसे बड़े ऑब्जेक्ट में से ये फिगर बना रखा होगा, ये कैसे एक स्कल्पचर बना रखा है। सो नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं उनकी ट्रेड स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। अब ये तो है नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो सेटलमेंट थी वो जहाँ पर रहते थे उनको वहीं पर रॉ मटेरियल सब कुछ मिल जाता था, तो उनको ट्रेड करना पड़ता था, या फिर जो उनको मटेरियल नहीं मिलता था वो उनको अपने आसपास की ही सेटलमेंट्स में ढूंढना पड़ता था। वो किन किन तरह के रूट्स अपनाते थे। फर्स्ट वन वाज देयर लैंड रूट। वो लैंड रूट अपने ही आसपास जितनी सेटलमेंट थी जो उनको लैंड रूट के थ्रू मिल जाता था, वो उनको लैंड रूट्स के थ्रू ले लेते थे। एंड सेकंड वन वाज देयर रिवराइन रूट। जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी, बाकी ट्रिब्यूटरीज थी, उनके ही आसपास का जो उनको मटेरियल मिलता था वो वहां से ले लेते थे। और कुछ उनको मटेरियल मिल जाता था कोस्टल रूट्स के थ्रू। तो कोस्टल एरियाज पर सी के थ्रू जो मटेरियल मिलता था वो कोस्टल रूट्स के थ्रू, वो बाकी का मटेरियल कोस्टल रूट्स के थ्रू ले लेते थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मटेरियल्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, मतलब जो इंडिया के ही आसपास सेटलमेंट थी या फिर इंडिया के अंदर ही जो सेटलमेंट थी वहां से उनको क्या क्या मटेरियल मिलता था। अब उनको जिस मटेरियल की ज्यादा जरूरत होती थी वो माइग्रेट करके वहीं पर जिस स्थान पर उनको ज्यादा मटेरियल मिल जाता था उनके बेनिफिशियल के लिए, वो वहीं पर सेटलमेंट अपनी बसा लेते थे। जैसे नागेश्वर एंड बालाकोट, ये कोस्टल एरियाज में है, तो यहाँ पर शेल मेकिंग के लिए उनको हेल्प मिल जाती थी, तो ये वहां पर जिनको शेल चाहिए थी ये वहीं पर बस जाते थे। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं शोरतुगाई। शोरतुगाई में लेपिस लजोली एक ब्लू कलर का बहुत सुंदर स्टोन होता था, वो वहां पर मिलता था। तो शोरतुगाई में वो लेपिस लजोली के लिए रॉ मटेरियल के लिए वो वहां पर सेटलमेंट बसा लेते थे। अब कार्नेलियन जो होता था वो लोथल में मिलता था, और जो स्टीटाइट जो स्टोन होता था वो हमें मिलता था साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। अब मेटल या फिर कॉपर के लिए वो खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में था, वो कॉपर मिलता था, और मेटल सब मेटल्स थे वो राजस्थान में मिलते थे। अभी गोल्ड, गोल्ड हमने सुना है, जैसे आपने केजीएफ मूवी देखी होगी तो उसमें देखा है हमने कर्नाटका साइड गोल्ड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो साउथ इंडिया तो था वो गोल्ड के लिए रिच था। ओके, अब जो खेतरी रीजन था राजस्थान में, वहां पर कॉपर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिले हैं। वहां पर इतने प्रोडक्ट्स मिले हैं कि वहां के रीजन को बोला जाता है गणेश्वर जोधपुर कल्चर। अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि वो सब कॉन्टिनेंट के साथ वो कैसे रॉ मटेरियल को गेन करते थे, लेकिन अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो डिस्टेंट लैंड के साथ वो उनका कैसा कांटेक्ट था, वो किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे रॉ मटेरियल। मेनली ये माना गया है कि वो उनका ट्रेड ज्यादातर होता था ओमान एंड मेसोपोटामिया के साथ।
ओमान एंड मेसोपोटामिया के साथ। सो बेसिकली ये माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब वो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते होंगे, कॉपर को लाने के लिए वो ओमान तक ट्रेड करते होंगे, क्योंकि जो ओमान का कॉपर में जो निकल के एविडेंसेस ट्रेसेस थे और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उन दोनों में सिमिलरिटी मिली है, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में और ओमान कॉपर में। और ओमान में जब एक्सकवेशन की थी तो वहां पर हड़प्पन जार मिला है, जो एक ब्लैक लेयर के साथ कवर किया जाता था, जिसकी कोटिंग ब्लैक लेयर के साथ की जाती थी और ये एक वेसल के रूप में यूज किया जाता था, एक बर्तन की तरह यूज किया जाता था। तो हम जैसे ये ट्रेसेस एक्सकवेशन की थी तो ये सिमिलरिटी मिलते हुए तो ये अनुमान लगाया है आर्कोलॉजिस्ट ने कि इन दोनों के बीच ट्रेड होता होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ओमान से कॉपर लेते होंगे और ओमान के लोग बदले में उनसे ये हड़प्पन जार लेते होंगे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अनुसार जो माने जाते हैं 3rd मिलेनियम बीसी के अंडर टाइम पीरियड के अंदर, उनके अनुसार माना जाता है जो अर्ली मेसोपोटामिया में कॉपर लाया जाता था वो ओमान से लाया जाता था। उनके टेक्स्ट में ओमान का नाम मगन लिखा गया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मगन नाम जो उनके टेक्स्ट में है वो ओमान के लिए ही यूज़ होता होगा। सो अभी जो मेसोपोटामिया था, जिसको अभी आजकल इराक बोला जाता है, आज के पीरियड में उसको पहले मेसोपोटामिया बोला जाता था। तो वहाँ पर ट्रेड के लिए बोला गया है कि वहाँ पर ट्रेड होता था दिलमुन, मेलुहा और मगन्स के साथ। मगन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो ओमान को ही मगन बोलते थे, लेकिन वहाँ पर जो टेक्स्ट मिले हैं उनमें बताया गया है कि वो ज़्यादातर ट्रेड किसका करते थे, मेलुहा के साथ वो ज़्यादातर ट्रेड करते थे कार्नेलियन, लेपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड और भी वेराइटीज़ के साथ वो ट्रेड करते थे। तो माना गया है कि जो अभी हमने पहले पढ़ा है कि जो ये सब प्रोडक्ट्स थे ये ज़्यादातर कहाँ मिलते थे, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो वो इनके साथ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया है कि शायद वो मेलुहा वर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए ही यूज़ करते होंगे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा को लैंड ऑफ सीफेयर्स यूज़ किया गया है। सीफेयर्स मतलब जो लैंड, जो एरिया सी के थ्रू ट्रेड करता हो। जैसे कि ये यहाँ पर एक सील भी दिया गया है, इसके थ्रू हम जो हमारी अबव जो हमने डिस्कशन किया है उसको समझ सकते हैं कि हाँ, मेलुहा को लैंड ऑफ सीफेयर्स मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन को वो लैंड ऑफ सीफेयर्स के लिए ही बोलते होंगे। अब हम पढ़ेंगे उनके सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स के बारे में। अभी हमने सील्स अब डिस्कशंस में डिस्कस किया है कि कैसे कैसे वहाँ पर सील्स होते थे। अब हम सील्स के साथ ही उनकी हेल्प से ही हम सीलिंग्स को भी पढ़ेंगे। अब सीलिंग क्या होता है कि जैसे अभी हम जो सील पढ़ के गए कि वो मेटल से बनी होती है, तो अब इस सील को हम एक किसी वेट क्ले पर हम मोहर को वो स्टैम्प कर देंगे तो वो एक सीलिंग बन जाएगा। तो अब सीलिंग क्या होता है कि जैसे अभी हमने सील पढ़ा है कि वो मेटल से बनी हुई होगी, तो उसको जब हम वेट क्ले पर हम मोहर लगा देंगे, उसको स्टैम्प कर देंगे, तो वो एक सीलिंग बन जाएगा, वो एक इम्प्रेशन बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सीलिंग। जैसे कि यहाँ पर हमें एक साइड में इमेज दी गई है, इसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि ये भी एक सीलिंग ही है जो एक स्टैम्प करके कर दी गई है सील की हेल्प से। तो अब हम सीलिंग को कैसे यूज़ करते होंगे, वो कैसे यूज़ करते होंगे, जैसे कि अभी हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या फिर हमें कुछ सामान पहुंचाना होगा, इम्पोर्टेंट सामान पहुंचाना होगा, तो वो जैसे सेफ जा सके, इसी को हम सीलिंग के द्वारा हम सेफ सामान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कोई बैग होगा, उसमें हमने सामान रख रखा होगा, तो उसको टाई करके बांध कर ऊपर से, और जो जहाँ से वो खुला होगा उसका माउथ, उसके ऊपर वो क्ले लगा देते थे,
गीली क्ले लगा देते थे और उस पर एक स्टैम्प कर देते थे, सील का इम्प्रेशन छोड़ देती थी वो। अगर वो रास्ते में सीलिंग खराब हो जाती थी तो वो जिसके लिए वो सामान पहुंचाया गया था वो समझ जाता था कि बीच में ही सामान के साथ छेड़छाड़ की है। जैसे कि अभी भी हम यूज़ करते हैं, जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके होंगे तो जहाँ पर आपका सेंटर होगा वहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स आएंगे तो वो सीलिंग के साथ पैक होंगे। अगर वो रास्ते में सीलिंग अनपैक हो जाएगी तो वो स्टैम्प के विदाउट वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आएंगे सेंटर पर वो स्टैम्प के विदाउट आएंगे, जिससे कि पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर्स के साथ बीच में ही छेड़छाड़ की गई है। जो सीलिंग्स होते थे उनसे आइडेंटिटी का भी, जो सेंडर होता था जिसने वो सामान पहुंचाया है उसकी आइडेंटिटी का भी पता लग जाता था। क्योंकि क्या होता था, जो वो सीलिंग पर जो वो स्टैम्प यूज़ करता था उसके अंदर वो कुछ भी अपना नाम या फिर कुछ मोटिव, कुछ मोहर लगा देता था, कुछ ऐसे निशान लगा देते थे जिससे पता लग जाता था कि ये उस बंदे ने भेजा है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में कि उनकी कैसे स्क्रिप्ट वो यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेशन की है तो उन्होंने पता लगाया है कि जो हड़प्पन सील्स होते थे ना उन पर टाइटल ऑफ ओनर और नेम, उनका जो ओनर होता था उनका नाम और उनका टाइटल दोनों चीज़ की एविडेंस मिले हैं। और जो इलिटरेट होते थे, जो नहीं पढ़ सकते थे, उनके लिए एनिमल मोटिव्स भी यूज़ किए गए हैं। मोटिव्स ऑफ एनिमल क्यों यूज़ किए जाते होंगे? क्योंकि जो नहीं पढ़ सकते थे उनको वो सील समझने में आसानी हो सके। और जो इनके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं मिले हैं, जनरली वो शॉर्ट साइज़ के मिले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर 26 साइंस ही मिले हैं। जो उनके इंस्क्रिप्शंस होते थे ना उनमें बहुत सारे साइंस यूज़ किए जाते थे। साइंस जनरली वो माना गया है कि 375 से 400 के बिटवीन यूज़ किए गए हैं। और उनकी जो इंस्क्रिप्शंस है वैसे तो वो अनडिसिफर्ड है, मतलब पढ़ी नहीं गई है। तो लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि जो उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ़्ट वो यूज़ करते थे, वो राइट टू लेफ़्ट राइट करते थे अपने स्क्रिप्ट को। क्यों, उन्होंने कैसे पता लगाया है? क्योंकि जो राइट साइड है वहाँ पर तो कोई स्पेस नहीं है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर ऐसे क्रैम्पिंग है। जैसे अभी ये पैराग्राफ लिखा गया है, यहाँ पर तो इक्वल है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्रैम्पिंग है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है लेफ़्ट टू राइट की साइड, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो लिखी जाती थी राइट टू लेफ़्ट की साइड। राइट के साइड तो उनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पर स्पेस नहीं मिला है, लेकिन जो उनकी लेफ़्ट के साइड है जो वहाँ पर क्रैम्पिंग मिली है, वहाँ पर स्पेस मिला है बहुत सारा। इससे उनकी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया है कि उनकी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ़्ट लिखी गई होगी। अब वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स पर अपनी राइटिंग्स को यूज़ करते होंगे? जैसे कि हो गई सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स। वो इन चीज़ों पर अपनी राइटिंग्स को इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके एविडेंसेस फाउंड किए हैं। अब नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं उनके वेट्स के बारे में। वेट्स क्या होता है? जैसे कि अभी भी हम यूज़ करते हैं, आप शॉप पर जाते हो तो जो दुकानदार होता है वो तराजू यूज़ करता है, तो वो जो वेट्स भी यूज़ करता है जिनकी शेप कुछ इस टाइप होती है तो उनको वो वेट्स बोलते होंगे। उनके जो वेट्स होते थे उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जनरली माना है कि उनका जो वेट्स होते थे, जो उनके तराजू के लिए जो वो नापने के लिए यूज़ करते थे, वो चर्ट नाम के स्टोन से वो बने हुए होते थे। उनकी जो वो वेट्स होते थे वो क्यूबिकल शेप में होते थे, उनके वेट्स क्यूबिकल शेप में होते थे और उन पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। वो उनकी शेप से ही, उनके वेट से ही पहचान लेते थे उनकी कि वो कितने मतलब उनकी कितनी डेनोमिनेशन होती थी। उनकी जो डेनोमिनेशन, लोअर डेनोमिनेशन वो जनरली बाइनरी में होती थी, जैसे 1 2 4
8, 16, जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे ही सॉन उनकी बाइनरी में ही उनकी डेनोमिनेशंस होती थी वेट्स की। और जो हायर डेनोमिनेशन होती थी उनकी, वो डेसिमल सिस्टम को वो फॉलो करते थे, हायर डेनोमिनेशन को। जो छोटे वाले वेट्स होते थे ना, वो जनरली वो ज्वेलरीज के लिए यूज़ करते थे या बीड्स को नापने के लिए, क्योंकि ज्वेलरीज जो होती थी वो स्मॉल वेट की, कम वेट की ही होती थी। तो वो जो छोटे वाले वेट्स होते थे उनको वो ज्वेलरीज के लिए यूज़ करते थे, नापने के लिए और बीड्स को नापने के लिए। अब सो रिमेनिंग पोर्शन इस चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके उनके चैप्टर्स क्लियर करने में और उनका सिलेबस कवर करने में। So please like, share, comment on my video and please subscribe my channel for more videos.